अच्छा, आप लोगों को नजर आ रहा है? बोर्ड नजर आ रहा है? मेरा नजर आना थोड़ी नहीं, बोर्ड नजर आना चाहिए। यस सर। अभी तो चलो आप शुक्र नजर आ है। रहे हैं। अब कौन नजर आ रहा है? अब मेरी चेयर नजर आ रही है और बोर्ड नजर आ रहा है। सर कैमरा ही उसकी तरफ मोड़ दें, बोर्ड की तरफ। अच्छा जी, ये ठीक है, गुड ऑप्शन, गुड सजेशन। ये ने अब पूरा बोर्ड हुआ। थैंक यू सर। अब पूरा बोर्ड नजर आ गया? अब आपको बोर्ड पूरा नजर आ रहा है? जरा थोड़ा कम, अब मुझे लगता है अब ऑलमोस्ट सर। ऑलमोस्ट। अब देखें, मेरे पास इसकी बड़ी फोटो नहीं आती। थोड़ा सा कैमरा मोड में फुल बोर्ड नजर आए। इस तरफ को है ना? जी सर अब सही। अब पूरा हो गया ना? जी सर अब सही। अब पूरा बोर्ड नजर आ रहा है, शाबाश। ठीक हो गया। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। अच्छा, आंसर आ जाता था 1.5। 1.5 आंसर आने की एक और भी रीजन है ना, कि ये एरिया अंडर द कर्व है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है। तो एरिया अंडर द कर्व, तो ये इसकी हाइट 1 है, तो इस बॉक्स के एरिया अंडर द कर्व तो 1 ही होगा। और अगर यहाँ पर भी एक बॉक्स बना देते तो उसका एरिया अंडर द कर्व भी 1 ही हो जाता, लेकिन हम क्योंकि उसका आधा पोर्शन देख रहे हैं इसलिए इसका एरिया अंडर द कर्व 1.5 है। तो ये 1 और ये 1.5, 2.5 होना चाहिए इसका आंसर। ये एरिया अंडर द कर्व 1 होना चाहिए और ये 1.5, तो 1 + 1.5, 2.5 आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये 1 और ये 1.5, ठीक है, 1.5 है, सॉरी 0.5, तो आंसर होना चाहिए 1.5 या आंसर होना चाहिए 3/2, क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 2 था, तो 2 नहीं बल्कि उसमें से आधा हमने नहीं लिया, तो 1.5 हो गया। 1.5 हो गया, 1.5 है, 1.5 1.5, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट ये था कि अप्रोक्सीमेट WR यूजिंग मोंटे कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। अच्छा, मोंटे कार्लो अगर इसके ऊपर अप्लाई करें, इसके ऊपर अगर मोंटे कार्लो अप्लाई करते हैं, फंक्शन ऐसे है, फंक्शन ऐसे है। अगर मोंटे कार्लो अप्लाई करें तो आपको किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको सैंपल करना है वो मैंने बताई है, वो एक टू डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, f of t p is equal to, टू डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने बताई हुई है, 1/2, where t is between 0 and 2 और p is between 0 and 1। ये डिस्ट्रीब्यूशन है 1/2। ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो इस एक टू डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी रेंजेस ये हैं t और p। इसका मतलब है ये एक, आपको क्या लग रहा है कि कैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? मतलब इसकी जो y एक्सिस की वैल्यू है, ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट है 1/2, जबकि एक एक्सिस के ऊपर t इतना रेंज कर रहा है और दूसरे एक्सिस के ऊपर p इतना रेंज कर रहा है। तो एक टू डायमेंशनल कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल में मतलब देखें, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये ऐसे जिस तरह टेबल की कोई टॉप है, एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, पीडीएफ है। ये पीडीएफ अगर 1/2 है, इसका मतलब ये होगा
कि ये एक शीट है, यानी टेबल की एक टॉप है, ऐसे करके ये एक टेबल की टॉप है जो किसी 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना आसान नहीं है, एक 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसके ऊपर ये इसकी एक एक्सिस की वेरिएशन है, ये इसकी दूसरे एक्सिस में वेरिएशन है, और इसकी हाइट 1/2 है। अलबत्ता इसकी हाइट 1/2 है। तो ये कैसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई? ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, लेकिन 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म। ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म है। 1 डायमेंशनल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पढ़ी थी हमने? अंडरग्रेड में पढ़ी थी, ऐसे करके हमने भी पढ़ी थी। टी एफ ऑफ टी, ये 1 डायमेंशनल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो इंडिपेंडेंट एक्सिस हैं और हाइट जो है वो सी एक्सिस है और वो कांस्टेंट है। तो ये एक 2 डायमेंशनल, जिसको आपको सैंपल करना है, तो एक्चुअली यू नीड टू सैंपल a 2 डायमेंशनल, a 2D यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। 2 डायमेंशंस में यूनिफॉर्म है, ठीक है। और जो पॉइंट्स आप इसे जनरेट करेंगे वो होंगे जिसमें टी रेंज करता होगा फ्रॉम 0 to 2, और अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर टी है, और वाई रेंज करता होगा फ्रॉम पी रेंज करता होगा 0 to 1, और वाई एक्सिस के ऊपर पी है। तो अगर आप इसको सैंपल करें तो 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब ये है कि इस रेंज में, इस पूरी रेंज में, पहले रेंज बनाते हैं, पहले ये रेंज कर देते हैं ऊपर वाली चीजें और रेंज बना देते हैं। मोटे कार्लो भी लिखा हुआ है वो भी डिलीट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर बना लेते हैं रेंज। ये रेंज जिसमें t 0 to 2 वेरी करता है। ये यूनिट टू सैंपल लाइन भी रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो t वेरी करता है फ्रॉम 0 to 2 और p फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब इस स्पेस के अंदर, ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, इस स्पेस में आप जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं t और p के, फॉर एग्जांपल 0 और 0, मे बी फ्रॉम 0.1, 0.2, मे बी 1, 0.5, कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे? बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। उन सब पॉइंट्स के में से हर पॉइंट के अपीयर होने का चांस इक्वल है और वो है 1/2, ठीक। तो अगर आप इसको सैंपल करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपल करते हैं ये वाली, तो आप इस स्पेस के अंदर पॉइंट्स जनरेट करेंगे और उसमें हर पॉइंट के अपीयर होने का चांस इक्वल होगा। तो हम लास्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स में भी हम 1000 पॉइंट्स जनरेट कर देते हैं, सो दैट कि हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकें। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम WR फाइंड करना चाह रहे हैं यूजिंग मोंटे कार्लो टेक्निक। यूजिंग मोंटे कार्लो टेक्निक हम WR फाइंड, इससे पहले मैंने एनालिटिकली WR फाइंड किया तो वो 3/2 होता है, 1.5 आता है। अब वो 1.5 हम यहाँ से लाना चाह रहे हैं, इस मोंटे कार्लो टेक्निक से हम वो 1.5 लाना चाह रहे हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाना चाह रहे हैं। इस तरह हमने पाई की वैल्यू एस्टिमेट की थी, इस तरह हमने को इंटीग्रल इवैल्यूएट किया था। तो जी जनाब, क्वेश्चन। सर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपने किया, यानी हमारे पास 1.5 एरिया है, तो फर्स्ट स्क्वायर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड स्क्वायर को आपने हाफ करके यानी ट्रायंगल में करके 0.5 शो किया। हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो फर्स्ट स्क्वायर है उससे लाइन हम नीचे ले आए 0.5 तक, एंड देन वो लाइन टाइम पीरियड के क्रॉस 1 to 2 चल जाए और फिर वो नीचे आ जाए, वो भी हमारे पास 1.5 एरिया को रिप्रेजेंट करेगी रेक्टेंगल में से। करने के देखिए 1.5 तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन PR ऑफ T को असल में हमने प्लॉट किया है।
जो कि है 1 इन द इंटरवल 0 to 1 और 2 minus t interval in interval 1 and 2। ये जो पीस वाइज लीनियर फंक्शन है असल में हमने इसको प्लॉट किया है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं 1.5 इंटीग्रल का आंसर लाना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से ला सकता हूँ 1.5 इंटीग्रल का आंसर 1.5 तो बहुत सारे तरीकों से आ सकता है, लेकिन ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से नहीं हटना, इसको प्लॉट किया और इसका इंटीग्रेट किया। ठीक है, आंसर मिल गया। ये जो एक्सपोनेंशियल जो आपने बनाया है सर, मैं इसका पूछना चाह रहा हूँ, ये हम एक्सपोनेंशियल लाइन जो डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल कौन सा बनाया है? ओके एक्सपोनेंशियल तो कोई नहीं है, ये लीनियर है, पीस वाइज लीनियर है। ना ये जो हमारे पास लाइन जो हमारे पास लीनियरली नीचे आ रही है डायरेक्ट 0 यानी 2 पे आ रही है जो लाइन, यस सर, इसको हम पहले यस सर, नहीं है, ये लाइन है, लीनियर है। तो सर इसको हम पहले 0.5 तक स्टेट लें, फिर आगे 1 से 2 तक ले जाके फिर 2 पे ले जाएं। हाँ पॉसिबल है, बहुत सारे तरीकों से पॉसिबल है। आपने एरिया अंडर द कर्व भी कैलकुलेट करना है ना, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इंटीग्रल उसका एक आसान तरीका है। ठीक, तो आप वहीं पहुंचेंगे। अच्छा, मोटे कार्लो टेक्निक अब आपको ये बताती है कि आपने पढ़ी हुई है, आप ये कहते हैं कि आप किसी एक गिवन डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपल करते हैं। आपकी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? आपकी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस रेंज। अब आप इसको सैंपल करते हैं, जब आप सैंपल करते हैं तो आप बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, और ये पॉइंट्स ज़्यादा होते रहेंगे तो आपकी एक्यूरेसी, आपका आंसर 3/2 के करीब आता रहेगा। अब करना क्या है करना ये है कि ये देखना है कि इनमें से कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने बहुत सारे पॉइंट्स रैंडमली थ्रो किए हैं, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपल करके, इसको पाइथन में बड़े आराम से किया जा सकता है, वो थर्ड पार्ट में पूछा भी हुआ है। इनमें से ये बताना है कि इसमें से कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहां है। ठीक है, इसके अंदर है, आउट ऑफ द टोटल पॉइंट्स, ये जो प्रोपोर्शन होगी ना इन पॉइंट्स की, जो प्रोपोर्शन है वो इंटीग्रल के इक्वल है। Points in these points multiplied by the area of the rectangle, the whole rectangle. तो आपके पास जो WR using MC है मोटे कार्लो, एक अप्रोक्सीमेशन है WR की, MC अप्रोक्सीमेशन वो होगी नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ डॉट्स इन your desired area divided by total dots multiplied by area of the full rectangle, multiplied by area of the full rectangle. full rectangle के लिए क्या है 2 times 1 2, तो कितने नंबर ऑफ डॉट्स आपको यहाँ मिले डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने डॉट्स आपने थ्रो किए थे मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 2 times 1 2, ये आपको बताएगा। इसका आंसर होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 3/2, तो इट शुड बी अप्रोक्सीमेटली 1.5। ज्यादा नंबर ऑफ डॉट्स आप यहाँ पे थ्रो करेंगे, आपका आंसर एनालिटिकल आंसर के उतना करीब होता रहेगा। एनालिटिकल आंसर हुआ जो हमने इंटीग्रल सॉल्व करके कंप्लीट किया था, तो आपका आंसर करीब होता रहेगा आपके एनालिटिकल आंसर के जितने ज्यादा नंबर ऑफ डॉट्स यहाँ होंगे। ठीक है, सही। अच्छा, अब ये बताएं कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने 1000 डॉट्स थ्रो कर दिए थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1000 डॉट्स हम थ्रो करेंगे ना
तो तकरीबन तकरीबन कोई मुझे लग रहा है यहाँ से देख के आपको क्या लग रहा होगा कितने डॉट्स ऐसे होंगे जो हमारे डिजायर्ड एरिया में फॉल करेंगे। डिजायर्ड एरिया काफी बड़ा है। अगर हम 1000 कितने 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 करें कोई बता दे, गेस करें। सर ये अगर हम 1000 डॉट्स थ्रो करें कितने इसके अंदर फॉल कर जाएंगे? गेस तो करें जरा। 750 750 अराउंड 750 740 ऐसे ही लग रहा है। चलो हम कहते हैं 740 डॉट्स इसके अंदर गिर गए। 1000 डॉट्स हमने टोटल थ्रो कर लिए थे मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 टाइम्स 1। इसको सॉल्व करें से क्या आंसर आता है? जल्दी से कोई बच्चा सॉल्व करें। आप लोग भी तो कोई काम करें, मैं इसको से लगता हूं। सर ये एक क्वेश्चन है सर। जी जनाब। सर क्वेश्चन ये पेपर में तो लिखा हुआ था कि सर ये मोंटे कार्लो की जो सर ये कोड लिखना है इसका मोंटे कार्लो का सर। तो लेकिन कोड लिखने के लिए जरूरी है ना कि ये आप ये कोड लिखने का वो है, मतलब कोड लिखने से पहले ये काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोड लिखा जा सकता है। आप कोई भी पाइथन सिमुलेशन बनाने के लिए पहले आपको ग्राफिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना मोटे कार्लो को, फिर आप कोई भी किसी भी लैंग्वेज में सिमुलेशन बना सकते हैं। लेकिन सिमुलेशन बनाने से पहले ये काम करना जरूरी है, वरना आपको पता नहीं चलेगा आपने अपनी सिमुलेशन में क्या लाइंस लिखनी है। 1.48 सर। सर आपको याद 1.4 होगा। हाँ तो ये वही आता है 1.3 1.4 के करीब असर आ जाएगा। कितना असर आ गया? 1.48 1.48 ठीक हो गया। तो ये आ गया 1.48। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 है। अगर आप पॉइंट्स बढ़ा के 10,000 कर देंगे तो आप 1.5 आप बहुत करीब पहुंचेंगे, मे बी 1.4999 ऐसे आंसर आ जाए। ठीक हो गया। ज्यादा मैं अपना डॉट्स का मतलब अच्छा अब फहीम साहब पूछ रहे हैं कि अगर हम ये ना करें तो फिर हम इसके लिए पाइथन सिमुलेशन कैसे लिख सकते हैं? यहाँ तक हमें ग्राफिकली कोई काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चंद फ्यू लाइंस ऑफ कोड लिख के हम इसको सिमुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये हमें लिखना है, ये हमें काम करना है। अच्छा अब हमें ये देखना है कि हम कैसे एक पाइथन सिमुलेशन के थ्रू इसको हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमें चंद लाइंस लिखनी पड़ेंगी, आपको याद होगा हमने जब एक पाई की वैल्यू एस्टिमेट की थी तो भी हमने ऐसी कुछ लाइंस लिखी थी। जैसे हम ऐसे करते थे, 4-5 लाइंस लिखते थे बस। पहले हम numpy array यूज कर लेते थे, ठीक है, और फिर हम मैटप्लॉटलिब यूज कर लेते थे, आपको याद है, प्लॉट करने के लिए। उसके बाद हम np के अंदर से np डॉट रैंडम फंक्शन यूज करके np डॉट रैंडम डॉट रैंड जो है ना वो हमें बता देता है कि हमें कितने पॉइंट्स चाहिए। आपको याद होगा हमने np डॉट रैंडम डॉट रैंड का फंक्शन यूज करके हमने एक वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपल कर सकते थे, तो np डॉट रैंडम डॉट रैंड के np डॉट रैंडम डॉट रैंड जो है ना वो एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपल करता है। याद आ रहा है? एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप 2 पैरामीटर्स दे दें तो आप ठीक हो गया। आप अगर फॉर एग्जांपल आप इस डायरेक्शन में 1000 पॉइंट्स जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख देते थे 1000। तो होता ये था कि ये आपका टी है, टी नहीं है, ये आपका पी है।
ये पी है, np डॉट रैंडम डॉट रैंड 1000, ये आपका पी है। पी में 1000 पॉइंट्स जनरेट हो गए और हर पॉइंट की रेंज है फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि ये np डॉट रैंडम डॉट रैंड जो है वो इसको सैंपल करता है फ्रॉम 0 to 1, इस डिस्ट्रीब्यूशन को सैंपल करता है। तो आपका जितने भी पॉइंट्स जनरेट होंगे वो सब इस रेंज में से होंगे और उनमें से हर एक के अपीयर होने का चांस 1 होगा। लेकिन अगर आप इस लाइन को ऐसे लिख दें, पाइथन में अगर आप इस लाइन को ऐसे लिख दें, t इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड और यहाँ पे आप 1000 कर दें और इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बन गई 2 और हर एक के अपीयर होने का चांस 1/2 है, क्योंकि आपने हर एक को डबल कर दिया तो हर एक के अपीयर होने का चांस आता रह गया, लेकिन रेंज 0 से 1 नहीं रही बल्कि 0 से 2 हो गई। तो आपने एक टी वेरिएबल के अंदर ऐसे नंबर्स ले आए हैं, आप 1000 नंबर्स ले आए हैं टी वेरिएबल में जो रेंज करते हैं फ्रॉम 0 to 2, और पी वेरिएबल में ऐसे नंबर्स ले आए हैं जो रेंज करते हैं फ्रॉम 0 to 1, और दोनों एक एक हिसाब है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप इनको प्लॉट कर लेते हैं। अगर आप इन डॉट्स को प्लॉट करें तो आपको याद होगा हमने एक ऐसे करके पाइथन के लिए कमांड यूज की थी। अच्छा, plt डॉट स्कैटर, स्कैटर प्लॉट ऐसा होता है स्कैटर प्लॉट ऐसा होता है, इसमें डॉट्स लगे हैं तो स्कैटर बना सकते हैं plt का यूज करके, ये प्लॉट बना सकते हैं, और स्कैटर को यूज करके हिस्टोग्राम, plt को यूज करके हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट हमने ऐसे करके बना दिया। फिर आपको याद होगा कि हमने कहा था कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो इससे नीचे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि 0 और 1 और ये 0 और 1 जो इस रेंज के अंदर पॉइंट्स जो होंगे ना, वो तो सारे ही आपने इंक्लूड करने हैं, उनमें से कोई भी आपने छोड़ना नहीं है, वो सारे आप अपने पॉइंट्स इंक्लूड कर लेने हैं। तो आपका एक काउंट वेरिएबल जो है ना, क्लास पढ़ा रहा हूँ, होगी क्लास चल रही है। मेरा फोन आपके पास है? वो मैंने उसका डेटा कनेक्शन कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा। वो मैंने इसलिए कनेक्ट किया हुआ है क्योंकि मेरा डेटा कनेक्शन खत्म हो गया था। अच्छा। और वो जो पीटीसीएल का ब्रॉडबैंड है वो जरा होल्ड कीजिएगा एक सेकंड, मेरी बेगम आ गई है, मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि मैं उसका डेटा कनेक्शन किया, आपका 8 जीबी था। हाँ। अभी यूज हुआ होता, मेरा 25 26 22 23 जीबी हो गया। अच्छा, बाकी जीबी है जो मेरी आप यूज कर रहे हैं, उसका हिसाब किताब कौन देगा? कैसे उसका करेगा? ठीक है 12 बजे तक क्लास, और 20 मिनट लेट स्टार्ट की, 12:20 तक, 10 मिनट पहले छोड़ दें। 12:10 छोड़। हाँ 12 जल्दी छोड़ दो। बच्चे कह रहे हैं सर पूरे 3 घंटे पढ़ाए, ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि यार घंटी मार जाए। यार मेरी बात सुनने चाहिए मिलेगी, फिर बच्चों को ऊपर से फिर आपको पता है हमारी अथॉरिटीज इसको चेक भी कर रही हैं। यार ड्रामे ना करो, अथॉरिटीज इस तरह बोल देगा, आपको चेक कर लिया ना? नहीं, वो समझेगी ये ब्रेक है, ब्रेक भी तो होती है। लाइव में पढ़ाएंगे, पहले यूट्यूब लाइव में पढ़ाया था। बच्चे कहते हैं हमने क्वेश्चंस पूछने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने उनको टीम्स मीटिंग पे कॉल ले लिया। अब टीम्स मीटिंग में वो स्पॉटलाइट की ऑप्शन यूज करके उन्होंने मेरे बोर्ड को फोकस कर दिया। अब इससे भी क्वेश्चन होता है पूछ लेते हैं हमने, अब इस तरह पढ़ा रहा हूँ। उसका नुकसान ये है वो यूट्यूब चैनल पे नहीं जा सकता, तो पहले मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा, बस इतना टाइम नहीं होता। ठीक, बात सुनिए, वो वाले पर्दे खोल दे सामने, वो सामने वाले पर्दे खोलते हैं, ब्लू पर्दे। तो सॉरी, ये ब्रेक थी आपकी, ये आप लोगों की ब्रेक थी। अच्छा, अब हम ब्रेक से वापस आ गए। अच्छा, मैंने कहा था ये स्कैटर यूज करके मेरी बेगम कह रही है 12 बजे क्लास खत्म करते हैं ना, चलिए 12 बजे खत्म करते हैं। अच्छा, तो हाँ, मेरी बेगम ऐसे कह रही है 12 बजे क्लास खत्म कर देना जैसे मुझे सैलरी वो देती हो। अच्छा, अपकमिंग अलार्म भी आ रहा है 11:40 पर, ठीक है, इसको तो बंद कर दिया ना हमने। अच्छा जी, अब है जनाब, अब क्या है, अब ये है कि ये स्कैटर यूज कर लिया था हमने। स्कैटर का मतलब है स्कैटर्ड प्लॉट, आप इसका स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं। अब पीएलटी के अंदर और बहुत सारी कमांड्स हैं, पीएलटी
डॉट प्लॉट हो सकता है, डॉट हिस्ट हो सकता है, और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, हमने वो एक्सप्लोर की थी। अगर आप इसमें, अच्छा अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये कि जो पॉइंट्स इस रेंज में हैं 0 to 1 और 0 to 1 इस रेंज में, वो सारे के सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर रहे हैं। अगर आप जैसे पाइथन का एक फ्यू लाइंस ऑफ कोड लिखें, इसमें आप ये सारे पॉइंट्स जो कि जिसमें t 0 से 1 है और p 0 से 1 है, 0 से 1 है जो पॉइंट्स, वो सारे आप इंक्लूड कर रहे हैं और एक काउंट वेरिएबल बना दें और इसके अंदर उनको ऐड करते रहें। तो अगर हम मैं असल में लूप से बचना चाहता हूँ, अब मैं आपको लूप से बचाना चाहता हूँ एज मच एज पॉसिबल। मैं नहीं चाहता कि आप लूप लिखें, क्योंकि आप प्रोग्रामर नहीं है, मैं आपसे लूप नहीं लिखवाना चाहता। चलें, अभी कुछ और कोई बात नहीं ध्यान में आ रही, तो फिलहाल लूप ही आ रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इनिशियली आप काउंट को 0 लिख देते हैं। काउंट वो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि इनसाइड आवर एरिया ऑफ इनसाइड आवर डिजायर्ड एरिया, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स तो 1000 है, वो तो आपको पता है। तो अभी इनमें से कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे मजबूरी है, मुझे लिखना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज 1000 पॉइंट्स को चेक कर लें। इफ P of I is less than 1000 or is less than 1, and इसके आगे है, and P of I is also less than 1, ये दोनों less than 1 है, तो फिर काउंट को काउंट प्लस 1 करते हैं, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स को ऐड हो गए इसके आगे। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने एक काउंट वेरिएबल के अंदर वो सारे पॉइंट्स लिख दिए जो इस एरिया के अंदर थे, ये t0 to 1 और p0 to 1 के दरमियान में। तो ये वाला एरिया तो हमारा, ये वाला अभी हमारे काउंट वेरिएबल के अंदर वो सारे वेरिएबल्स आ गए, वो सारे पॉइंट्स आ गए, उनका काउंट आ गया जो इसमें है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, इसमें से सिर्फ वो वाले पॉइंट्स लेने हैं, वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जहाँ पे t काउंट only if t is less than or equal to, if p is less than or equal to 2 minus t, 2 minus t है ना ये फंक्शन, ये लाइन 2 minus t है ना, तो जहाँ पर 2 minus t से कम हो वो वाले पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं, वो पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन के नीचे होंगे, क्योंकि इस लाइन के नीचे p less than 2 minus t है, इस लाइन के ऊपर p greater than 2 minus t है, और इस लाइन के एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पर ऑन दिस लाइन, ऑन द लाइन p exactly equal to 2 minus t है। तो नीचे less than 2 minus t, ऊपर greater than 2 minus t है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसी को इसी लूप के अंदर ये देख लेते हैं क्या करेंगे हैं, तभी काउंट को काउंट प्लस 1 करते, और if p of I is less than if p of I is less than or equal to 2 minus p of I, ठीक है। अगर p of I 2 minus t of I से स्मॉलर है तो वो ये सारे पॉइंट्स होंगे, ये वाले। अगर हम इसको ग्रेटर कर देते तो फिर ये वाले पॉइंट्स का काउंट कर देते हैं, वो नहीं करने हमने, उनको छोड़ना है, नीचे वाले पॉइंट्स करने हैं, तो भी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फंक्शन आपने इंपोर्ट किया इसमें जो इससे नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो कैसे आएंगे, वो इस फंक्शन की जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को मेजर कर p of I 2 minus t of I से लेसर है तो वो पॉइंट्स ये नीचे होंगे।
इसके ऊपर p of i एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस t of i है। तो ये आपके पास काउंट है। फाइनली आप क्या करें, आपने काउंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने काउंट कर लिए। तो आपकी एस्टिमेटेड b एस्टिमेटेड हो गया आपका b क्या है, क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व w एस्टिमेट कर रहे हैं, b नहीं कर रहे, ये तो लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे। w एस्टिमेटेड हो गया, w अंडरस्कोर एस्टिमेटेड हो गया, क्या हो गया w अंडरस्कोर एस्टिमेटेड जो अपने पॉइंट्स काउंट कर लिए फाइनली divided by 1000 total number of points multiplied by area 2 times 1 area of rectangle। तो इसका आंसर आपके पास आ जाना चाहिए approximately 1.5। इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को 1000 से अगर स्मॉल कर देंगे तो आंसर 1.5 से डिवीजन ज़्यादा कर जाया करेगा, अगर ज़्यादा कर देंगे तो 1.5 के ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। और फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम इंडिपेंडेंस मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आपको याद होगा हमने सेपरेटली टी एरे को जनरेट किया और सेपरेटली पी एरे को जनरेट किया था, तो इसलिए उसको मॉडल करने के लिए मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था कि फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम इंडिपेंडेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर भी देखो करिए टर्बो क्लॉक क्लास खत्म कर देना। हाँ जी क्वेश्चन जो यस सर आपने लाइन लिखी थी t इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 2। सर जो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 है वो नंबर ऑफ डॉट्स है वो 2 कर देगा। पहले 1000 पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे, फिर उनमें से हर पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ किस तरह इसका ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। ये ऐसे होगा, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये ऐसे होगा। और अगर हम इसको यहाँ पर लिख देते 2, ठीक है, 2 नहीं लिखते 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब ये है कि 3 पॉइंट्स जनरेट होंगे जिनमें से हर एक 0 और 1 के दरमियान में होगा। मे बी हो गया 0.1 0.5 फॉर सिंप्लिसिटी 0.4, ये कह रहे होंगे। ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। इस मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब ये होता है, पाइथन समझ आता है एनपी क्या कह रहे हैं, पी एरे और आप इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो इस चक्कर में नहीं पड़ता। वो ये नहीं कहता कि अच्छा ये तो स्केलर है ये वेक्टर है तो फिर डायमेंशन मिसमैच हो गई हैं, तो इनफैक्ट वो इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर देता है, यानी इनर प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 ये 0.2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये 1 हो गया, ये 0.8 हो गया। इसका ये मतलब है। समझ आ गई बात? सही है। इनर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट ठीक हो गया। आवाज ठीक आ रही है? आवाज सही है? यस सर। चलिए ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व कर लो। हमारे पास रह गए 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में क्लॉक थोड़ी सी आती है, 15 मिनट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं क्विकली। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये कहते हैं कि faulty machines are received at a rate of 3 per week in a workshop following a Poisson process, यानी 3 per week आती हैं और ये Poisson process है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये आप वीक्स प्लॉट करें ऐसे, ये वीक्स हैं, ये वीक नंबर है ऐसे, ये वीक नंबर ये 1 हो गया, ये वीक नंबर 2 हो गया, इस तरह चलते रहे। हर एक के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 3 है, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 3 है। आप समझते हैं ना कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो x है और जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, इसमें आपके पास जो लैम्डा है, लैम्डा वही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, फॉर एग्जांपल ये लैम्डा है, व्हेन x इक्वल टू लैम्डा तो आप उसके बाद उस टाइम के लिए आप उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो मैंने क्या कहा है कि
जिस प्रोसेस से आनी है उसका लैम्डा 3 है, यानी जो लैम्डा ऑफ अराइवल है, लैम्डा ऑफ अराइवल है पॉइसन प्रोसेस का, वो 3 है, 3 पर वीक है, जिसका यूनिट दिया है 3 पर वीक, टाइम 3 पर वीक है। The machine, the mechanic is working day and night, but at the end of the weekend, is able to repair only one half of the machines. यानी जो lambda of service है SER वो work कर रहा है, वो उसके पास तो ये एक अपना machine pile up होती जाएंगी 1.5 पर वीक, 1.5 पर वीक, वो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। वैसे start of the week, ठीक है, independent of the machines received during the week. During the week इतने उससे independent है। Given his workshop is without any machine at the start of the week, finds the probability the second machine was received on the 5th day. अच्छा यार इसको ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल था। इसके अंदर एक खास डिस्ट्रीब्यूशन यूज होती है, उसको एयरलाइन बोलते हैं। अच्छा आप इस तरह कर लें कि आप 2 machines, probability of receiving 2 machines per week, तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये अंडरग्रेड का क्वेश्चन है। x equal to 2 is e to the minus lambda t to the x over x factorial। तो इन अ वीक है तो इसलिए t1 ही हो जाएगा, 2 वीक्स होता तो फिर ये t2 हो जाता, क्यों 1 हो जाएगा क्योंकि इसका लैम्डा डिस्क्राइब्ड पर वीक नहीं है, इसलिए अगर वीक का क्वेश्चन हो तो फिर ये लैम्डा, ये फिर टी जो है ये 1 ही हो जाएगा। हाँ अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता 2 machines पर 3 weeks, तो फिर ये 3 होता है, ये भी 3 हो जाता है, तो इस केस में t1 हो जाएगा। तो e to the minus lambda, e to the minus 3 lambda to the 3 over 3 factorial, lambda है 3 to the x, lambda 3 है, 3 to the 2 over 2 factorial। अच्छा अब एक और क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अगर 3 machines उसके पास आ गई और उसने एक वीक में 2 machines, उसने एक वीक में 2 machines ठीक है, तो अगर उसने एक वीक में 2 machines ठीक की हैं तो probability of x is equal to 2 e to the minus lambda, लेकिन ये लैम्डा सर्विस वाला है, और lambda to the x, ये लैम्डा सर्विस वाला है, over x factorial, तो e to the minus 1.5 to the 2 over 2 factorial। ये है 2 machines ठीक करने का, 2 machines ठीक करने, जो रैंडम वेरिएबल हम कहते हैं कि सर सर्विस के लिए, हाँ सर सर्विस के लिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज करेंगे? देखिए अगर तो ये पूछा हो ना कि एक मशीन को के रिसीव होने के बाद उसको सर्विस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। असल में अगर मैंने क्लास में बताया था कि अगर तो क्वेश्चन होना कि टाइम कितना रिक्वायर्ड है, टाइम, तो फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम होता है और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम होता है, ठीक है, इतने टाइम में होने की प्रोबेबिलिटी। और जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर रेट होता है, रेट, और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट होता है। अगर तो क्वेश्चन है रेट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द मैकेनिक attempts or repairs 2 machines in a week, अगर तो क्वेश्चन इस तरह का है 2 machines in a week, तो फिर ऐसे है, रेट है 2 machines per week रेट है। अगर क्वेश्चन इस तरह का हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स half of the week to repair a machine,
ठीक है, what is the probability that it takes half of the week to repair a machine, or what is the probability that it takes more than a week to repair a machine? तो फिर ये रिएक्टर रिकॉर्ड होगा। अगर क्वेश्चन में रेट पूछा हुआ है तो एक्स तो पॉइसन, और अगर क्वेश्चन में टाइम पूछा हुआ है तो फिर एक्सपोनेंशियल। समझ आ गई? लगता है बच्चा नाश्ता करने चला गया। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जो सर्विस का रैंडम वेरिएबल है ना, उसका नाम डिफरेंट कर देते हैं, फिर हमें आसानी हो जाएगी। ठीक हो, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई मैकेनिक 2 मशीन्स रिसीव करता है और वीक में 2 ही मशीन्स रिपेयर कर लेता है। असल में उसके रिपेयर करने का जो काम है, अगर हम एज्यूम करें कि उसकी मशीन्स के रिसीव होने से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग एज्यूम कर लें कि उसके मशीन्स को रिपेयर करने का प्रोसेस उसके रिसीव होने के प्रोसेस से इंडिपेंडेंट है। तो ये 2 इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये होगी x इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2। Since x and y are independent, receiving का प्रोसेस सर्विस के प्रोसेस से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, एक उसके बाद क्वेश्चन है, given that he received 3 machines during last week and unfortunately couldn't repair any of them, what is the probability that he will receive 2 faulty machines during this week? ये आसान क्वेश्चन है। असल में ये मेमोरी लेस प्रोसेस है, जो कुछ लास्ट वीक में हो गया था उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो इस वीक में 2 मशीन्स रिसीव करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी वही है जो 2 मशीन्स रिसीव करने की है, यानी ये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लास्ट वीक में क्या हुआ था, यानी ऐसे है कि जो कुछ लास्ट वीक में हुआ था अगर हम इसके बाद से देखना शुरू कर दें तो वो लास्ट वीक वाला मेमोरी में नहीं होगा, मेमोरी से वॉश हो जाता है। यानी यहाँ तक जो कुछ हुआ था, अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर बैठ जाएंगे, अब आप यहाँ पर हैं, ठीक है, ये आपकी आँख है, तो अगर आप इसे आगे देख रहे हैं तो इससे आगे आने वाला जो काम है, ये सब कुछ जो है, ये अगर आप इसको A कह लें और जो कुछ इससे पीछे हो चुका था उसको B कह लें, तो A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B। अगर आप इससे आगे देख रहे हैं तो जो कुछ अब आगे A होने वाला है वो B से इंडिपेंडेंट है। तो मार्कोव कह रहा हूँ, पॉइसन प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट है, मार्कोव नहीं है, पॉइसन प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट है। यानी जो कुछ पीछे हो चुका मेमोरी लेस है, जो कुछ पीछे हो चुका वो उससे इंडिपेंडेंट है जो कुछ आगे होने जा रहा है। तो अगर आपने लास्ट वीक में कितनी मशीन रिसीव की थी, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सर्विस भी की थी, इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप इस वीक में कितनी मशीन रिसीव करेंगे। सर ये जो ए पार्ट है, जी, इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो सर 5th डे ऑफ द वीक पूछ रहा है सर। तो इसमें लैम्डा तो पर वीक दिया हुआ, तो हम उस लैम्डा को कैसे यूज कर सकते हैं? 5th डे सर उसने 5th डे, अगर आप 5th डे जानना चाहते हैं ना कि 5th डे के ऊपर सेकंड मशीन रिसीव हुई है, वो इस तरह होता है। वो क्वेश्चन ऐसे है कि अगर आप 5th डे के ऊपर सेकंड मशीन रिसीव हुई है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए ऑब्वियस है इसका मतलब कि ये डेज चल रही हैं, 5th डे के ऊपर अगर सेकंड मशीन रिसीव हुई है, ये 5th डे है, इसके ऊपर अगर सेकंड मशीन रिसीव हुई है तो ये 1st डे है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है। तो इसका मतलब ये होता है कि 4th डे तक, यहाँ तक अगर आपको सेकंड मशीन रिसीव हुई है इस जगह पर, यहाँ पर आपको मशीन नंबर 2 रिसीव हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर 4 तक यार अब इसके बाद नाश्ता नहीं मिलेगा। बचा
छुट्टी दे दो बच्चों को। या तो बाहर पढ़ाई चलेगी यार नाश्ता नहीं मिलेगा इसके बाद। अपने आप नहीं मैं नाश्ता लगा दी, चाय भी रख दी है। मैं नाश्ता नहीं, 2 मिनट मेरा मोबाइल भी दे दो। नहीं उस पे ड्राइवेशन लगा है, मैं आ रहा हूं। ये जल्दी आ जाओ, मैं बना रही हूं, नाश्ता नहीं रख दोगे। अच्छा टाइम हो गया, 12 बज गए। ठीक है, तो आखिरी बात ये कर रहे थे कि